Hello everyone, welcome back to History's Chapter 2 New Kings and Kingdoms। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स यानी नए राजा, और उन नए राजाओं की कौन कौन सी जगह थी जहां उन लोगों ने अपना शासन करना शुरू किया था। इस चैप्टर में हम यही समझेंगे, हम यही जानेंगे कि नए राजा कहाँ से आए और उन लोगों ने अपना शासन कैसे नई जगहों में शुरू किया था। सो लेट्स बिगिन विद द न्यू चैप्टर, दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। Topics to be covered in this particular video are emergence of new dynasties यानी कैसे नए शासक आए रूल करने के लिए, फॉरेन इन्वेजन्स यानी कि दूसरे देश से, हिंदुस्तान के अलावा दूसरे देश से कौन कौन से शासक आए और उन लोगों ने यहाँ पर अपनी सत्ता जमाना शुरू की थी। थर्ड, प्रशस्तीस एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तीस का मतलब होता है कि वो प्रशंसा के पत्र जिसमें राजा के लिए उनकी खूबियों के बारे में लिखा जाता था और उनके लिए उनको बोला जाता था। एंड लैंड ग्रांट्स यानी कि उन प्रशस्तीस के लिए कहीं ना कहीं राजा उनको गिफ्ट करता था, लैंड ग्रांट्स। देन नेक्स्टली इज किंगडम्स ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ में जो किंगडम्स एस्टैब्लिश हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट particular slides. Emergence of new dynasties. Now, in this particular emergence of new dynasties, during the time period of 7th century, many Samantas, also called landlords or chieftains, in various parts of India acquired power and rose to prominence. Now, all of you will ask, what do you mean by Samantas? तो 7th सेंचुरी के समय में सामंताज वो लोग रहा करते थे जो ज़मीन के मालिक होते थे, जो ज़मींदार होते थे, और इसके साथ साथ राजा अपने काम को आसान करने के लिए कुछ ऐसे वर्ग के लोगों को चुनते थे जो उनकी मदद कर सकें, आम लोगों के बीच में जाकर उनसे टैक्स वगैरह लेकर ये काम सौंपा जाता था। तो इस काम को करने के लिए जो लोगों को अपॉइंट किया जाता था उनको सामंताज बोलते थे। और धीरे धीरे ये जो सामंताज थे इनको कहीं ना कहीं पावर दिया जाने लगा। पावर का मतलब ऐसा नहीं सुपरफिशियल पावर आ रहा और हैंड्स और लेग्स और आईज कुछ एक्स्ट्रा हो जा रहे, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पावर का यहाँ पर मतलब है राजा अपनी तरफ से इन लोगों को पावर देता था कि आप पब्लिक के बीच में जाएंगे और राजा के नाते आप उनसे बात करेंगे और उनसे जो टैक्स कलेक्ट करना है वो सब कुछ आप लोग करेंगे, क्योंकि हम राजा हैं, हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग डील करेंगे और जो भी चीज़ें रहेगी वो हम तक आप पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से सामंताज को काम सौंपा गया था। लेकिन ये जो सामंताज थे धीरे धीरे, शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा कि राजा के प्रति वो वफादार रहते थे और अपना काम बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब इनके पास पावर आने लगा, बढ़ने लगा, इनका टेरर बढ़ने लगा, इन द सेंस दैट when Samantas saw that the common people are in suppression to them rather than the king. So, seeing the weightage of their importance, Samantas tried to acquire more power and rose to prominence. यही सब देखते हुए सामंताज ने अपने पावर को और बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी राजा का नाम वो हटाने की कोशिश करने लगे और अपने आप को आगे बढ़ाने लगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि नए राजा वो कौन से थे जो आए। तो नए राजाओं के आने में सामंताज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद तो राजा नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कैसे उन लोगों ने अपने पावर को आगे बढ़ाया और सत्ता जमाने के लिए उनने जो काम किए उसको हम जानेंगे। दे एस्टैब्लिश मतलब the Samantas established their own kingdoms.
Some of such rulers were the Rajputs. यानी ये जो सामंताज थे, धीरे धीरे इन लोगों ने अपना सत्ता बढ़ाना शुरू की और ये राजा बनने भी लगे। अब वो किस किस जगह में कौन कौन से रूलर्स बने, ये यहाँ पूरे दिए हुए हैं सामने। यू कैन रीड इट आउट। फर्स्टली द राजपूत्स, देन पालास, चालुक्यास, द चोलास, द गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, एंड लास्टली द पालव्स। ये जो रूलर्स थे कहीं ना कहीं ये राजा के राज में काम किया करते थे और धीरे धीरे इन लोगों ने अपने खुद के शासन शुरू कर दिया था। In this particular map, you will be coming to see that in different parts of India, we were having the rulers. Like just now what we have read. Here in the pink color, you will find in northeastern part, Palas. पालास यानी कि बंगाल तरफ में। देन राष्ट्रकूटास यानी महाराष्ट्र का पूरा एरिया, यहाँ पर राष्ट्रकूटास ने रूल किया, जिसमें मणिखेत या मान्यखेत बोल सकते हैं, ये मेन एरिया था। देन चहमनास, गुर्जर प्रतिहारास, ये जितना भी नॉर्दर्न पार्ट का एरिया है जो येलो कलर में है, इसमें आप देख सकते हैं परमार, चंदेलास, गुर्जर प्रतिहारास, इन सब लोगों ने रूल किया था। जैसे कि एक फैमिली का एक शख्स है, उसके 4 भाई हैं, उन 4 भाइयों ने अलग अलग अपने अपने सत्ता को जमाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही ये राजपूत्स का भी था कि चहमनाज हो, चाहे गुर्जर प्रतिहारा हो, चाहे चंदेला हो, चाहे परमार हो, ये सब एक ही उसके थे, लेकिन अपनी धीरे धीरे अलग अलग जगह इन लोगों ने शासन डाल दिए थे, शुरू कर दिया था अपना शासन। देन इन द सदर्न पार्ट वी आर हैविंग द 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स, दे वर द चोलास, चेरास एंड पांड्यास। इन सब के बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, सो यू शुड कीप इन माइंड दिस मैप बिकॉज इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। Then nextly, let's come to Rajputs. The Rajputs were staunch Hindu social groups. Now you will ask, what do you mean by staunch? Staunch का मतलब होता है बहुत कट्टर। कट्टर हिंदू पंथ के लोग थे राजपूत्स, आज भी हैं, पहले भी थे। They belonged to सूर्यवंश and चंद्रवंश family. सूर्यवंश और चंद्रवंश फैमिली को ये बिलोंग करते थे। जैसे हम देखते हैं जैनियों में श्वेतांबर, पीतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं, वैसे ही इसमें भी सूर्यवंश और चंद्रवंश फैमिली डिवाइड हो गई थी। अमंग मैनी रूलर्स, पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट फेमस चौहान रूलर। और ये जो राजपूत रूलर्स थे, इसमें एक जो नाम था पृथ्वीराज का, ये बहुत फेमस रूलर थे। He declared himself to be one of the good rulers. Declared का मतलब he himself was good and that's why people used to love him. Then nextly is Palas. Palas यानी कि जो बंगाल तरफ में रूल शुरू किया था। They ruled over the region around the modern day Bihar, झारखंड and West Bengal. ये जो पालास थे, इन लोगों ने ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रूल को शुरू किया था। एंड गोपाला वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। गोपाला नाम के जो शख्स थे, उनने सबसे पहले इस पाला डायनेस्टी की शुरुआत की थी। दीज पालास वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। और ये जो पालास थे, ये बुद्ध को, भगवान बुद्ध को फॉलो किया करते थे। ओके, नेक्स्ट फॉरेन इन्वेशंस। फॉरेन इन्वेशंस का मतलब जो शख्स हिंदुस्तान के बाहर से आए थे और हमारे ज़मीन पर आकर हमारे ही लोगों को मारे और यहाँ पर रूल करने के लिए आगे बढ़े, उनको कहा गया फॉरेन invasions. The period after 1000 AD saw many invasions led by Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori. ये दो नाम बहुत important हैं हिस्ट्री में, in the sense कि 1000 AD के समय में महमूद ऑफ गजनी, ये गजनी नाम की जगह से आए थे, अफगानिस्तान के गजनी नाम की जगह से, ठीक है। और इनका नाम इसीलिए कहा गया महमूद ऑफ गजनी।
और दूसरे जो शख्स थे वो मोहम्मद गौरी थे। मोहम्मद गौरी महमूद गजनी के बाद आए थे और वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की कहानियों को सुन सुन के बहुत ज़्यादा he was luring with the stories of Hindustan, that I also want to see this country which is known as the Golden Bird. And for this reason, only Mahmud of Ghazni came to India priorly than Gauri. So गजनी जो थे, ये एक्चुअली गजनी एक गरीब देश था जिसके राजा ये थे महमूद, और ये चाहते थे अपनी जगह को खुशनुमा और बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी देना चाहते थे। और इनने हिंदुस्तान की कहानियाँ सुनी हुई थी कि एक सोने की चिड़िया है, यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी है, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो पैसे हों, बहुत उनने कहानियाँ सुनी थी। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के बारे में दुनिया में लोगों को यही पता था कि ये एक सोने की चिड़िया का देश है जहाँ सोना ज़्यादा उगलता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को सुनते हुए महमूद ने ये कोशिश की, जो गजनी के थे, कि हम भारत जाएंगे और वहाँ जाके हम देखेंगे कि ये है क्या आखिर। और इसी सिलसिले में जब वो भारत में आए तो वो वाकई में उनको लगा कि ये ऐसे ही इसका नाम इतना फेमस नहीं है। और इस तरीके से जब भी वो आए उनने यहाँ पर लूटपाट की, लोगों को मारा और यहाँ से पैसा लूट कर अपने देश वापस जाया करते थे। यानी गजनी वो वापस जाते थे और वहाँ पर कैसे बन जाते थे? रॉबिन हुड के जैसे बन जाते थे। रॉबिन हुड, यू नो द स्टोरी ऑफ हिम, कि वो एक जब अपने देश में जब वापस जाते थे तो लोगों के बीच में पैसा फेंकते थे, लुटाते थे कि ये मेरे देश के लोगों के लिए है जो मेरे से कहीं ना कहीं अमीर हो सकें। और वो गजनी में बहुत बड़ा किला भी बना रहे थे जिसको वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से अच्छा करना चाहते थे। और इसके कारण एक बार आए जब भारत में तो यहाँ से उनको पैसा मिला, फिर दूसरी बार आए, तीसरी बार। क्या आपको पता है गजनी कितने बार आए? Ghazni came to India for 17 times. Do you know? For 17 times he came to India. And this is how they entered India through the mountain passes in the northwest. Let's see this Ghazni. इस गजनी की हम कहानी बता रहे थे। महमूद was the ruler of Ghazni in 1898. He invaded India 17 times. कितनी बार? 17 times. He came to India between 80,000 to 1025. इस दौरान में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17 बार वो भारत आए। और यहाँ जितनी बार आए उनने सिर्फ लूटपाट, लोगों को मारना और जो भी उनके सामने आता था उसके प्रति कोई उनको संवेदना नहीं रहती थी। वो सिर्फ मारकाट करना ही जानते थे और लोगों को परेशान करके उनसे पैसा लूट के वो अपने देश वापस चले जाते थे। और वहाँ जाके वो एक ऐसे बन जाते थे कि उनसे अच्छा कोई भी नहीं है। गजनी में जाके वो पैसा लुटाते थे, यहाँ से लूट का पैसा वहाँ पर लुटा देते थे अपने लोगों के बीच में। Now next come to मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी महमूद गजनी के बाद आए थे और इनने भी कहानियाँ सुनी थी भारत की। और ये भी गजनी, मोहम्मद गजनी के जैसे, जब उनने सुना कि गजनी आ रहा है और पैसा लूट के जा रहा हो, यहाँ बहुत पैसा है, अपार पैसा है। और सबसे ज़्यादा जो गजनी ने लूटपाट की थी वो किया था उनने सोमनाथ मंदिर में। गुजरात के सोमनाथ टेम्पल में सबसे ज़्यादा इनने लूटपाट की थी, क्योंकि यहाँ इसको समझ में आ चुका था कि ये जो मंदिर हैं भारत में, जितने भी मंदिर हैं, इन सब में ये जो बॉक्स जैसा रखा रहता है इसमें
पैसा अपार होता है, पैसा, सोने, हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रथा शुरू से रही हिंदुस्तान की कि हम मंदिर जब भी जाते हैं हम कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भगवान को देते हैं कि आपने जितना हमको दिया है उसका कुछ हिस्सा हम आपको ज़रूर देंगे। और इसी उसमें हम आज भी हम मंदिर जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो वो जो दान करने की जो पेटी रहती थी उसमें अपार संपत्ति होती थी, आज भी जैसे रहती वैसी उस समय भी रहती थी। तो गजनी, महमूद ऑफ गजनी को ये बात समझ में आ गई थी और वो हिंदुस्तान 17 बार जब आए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने जो रेड की थी, लूट की थी, वो सोमनाथ के मंदिर में करी थी। This is one of the important thing which you should be having the knowledge which comes in the questions, general questions. Now this मोहम्मद गौरी, अब इसकी तरफ हम आते हैं। जैसे इनने कहानियाँ सुनी थी कि गजनी आया है, महमूद गजनी आया और इसने काफ़ी लूटपाट की, बहुत पैसे कमाए, पर वो कभी भी यहाँ पर सत्ता जमाना नहीं चाहता था। महमूद ऑफ गजनी वो कभी गजनी को नहीं छोड़ना चाहता था, जगह को अपनी, और यहाँ से सिर्फ उसका एक ही इंटेंशन रहता था कि लूट करके जाएंगे और अपने लोगों के बीच में उसको बांट देंगे। लेकिन जो मोहम्मद गौरी थे इनके दो कारण थे भारत आने के। पहला कारण था लूट, पैसों को लूटना। दूसरा कारण था कि मैं उस देश में जाके वहाँ खुद भी रूल करना चाहूँगा। ओके, सो महमूद गौरी was having another intention. Mahmud of Ghazni was not having any intention except only loot, loot, loot. But Muhammad Ghori was having the intention to come and acquire the land area also. So he was a ruler of small kingdom in present day Afghanistan. ये भी अफगानिस्तान से ही आए थे, ठीक है। His main motive was to set up an empire in India. इनका खास उद्देश्य था पैसा लूटने के अलावा कि मैं भारत में अपनी सत्ता को जमाऊंगा। सत्ता का मतलब होता है अपने शासन को यहाँ पर फैलाऊंगा और खुद यहाँ पर राजा बनूंगा। He fought 2 battles with पृथ्वीराज चौहान in the first battle of Tarain in 1191 AD. इनकी एक कहानी है कि इनकी सबसे पहले लड़ाई हुई थी पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज जो हमने राजपूत के बारे में पढ़ा कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ द राजपूत डायनेस्टी, वही पृथ्वीराज चौहान। उनसे मोहम्मद गौरी की लड़ाई हुई थी। सबसे पहले हुई थी तराइन में, जिसको बोला गया बैटल ऑफ तराइन। तराइन जगह का नाम है, जैसे आपके शहर का नाम होता है वैसे ही तराइन एक जगह का नाम है। और इस जगह में लड़ाई हुई थी किस ईयर में? 1191 में। तो इस जगह को क्या बोला गया? बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD। ये आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1191 इन विच पृथ्वीराज वॉज ऑन द विनिंग पार्ट, जिसमें पृथ्वीराज जीत गए थे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि पृथ्वीराज जिस समय जीते उनने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। ये कहकर छोड़ दिया कि हम आपको आपके देश में वापस जाने के लिए छोड़ते हैं, अब दोबारा हिंदुस्तान में आप कदम ना रखना, ऐसा कह के। क्योंकि पृथ्वीराज अपने आप में बहुत अच्छे नेचर के थे और वो नहीं मारना चाहते थे गौरी को, और यहीं पर उनकी चूक हो गई। अगर वो उसी समय, जिस समय मोहम्मद गौरी हारा था, उसी समय अगर सर कलम कर देते तो वो दोबारा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की ये गलती हो गई कि उनने जिंदा छोड़ दिया मोहम्मद गौरी को, और इस कारण से गौरी उस समय हार तो गया 1191 AD में, लेकिन उसके जस्ट 1 साल के बाद, यानी ज़्यादा समय भी नहीं लिया उसने, 1 साल के बाद ही 1192 में दोबारा युद्ध हुआ, यानी फिर से उसी जगह में, लेकिन सन दूसरा था और सेकेंड बैटल था। तो वो क्या कहलाया? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD।
जिसमें पृथ्वीराज को धोखा हुआ, उनके अपनों ने ही धोखा दिया। उस धोखे के कारण ही पृथ्वीराज हार गए थे। अगर पृथ्वीराज को सही समय पर अपने ही कास्ट वालों से यानी अपने ही राजपूत राजाओं से अगर मदद मिल जाती तो वो जीत सकते थे, लेकिन पृथ्वीराज अकेले पड़ गए। साथ ही साथ मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के कुछ खास लोगों में से कुछ लोगों को खरीद लिया था। जैसे कि आज की डेट में भी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, पॉलिटिक्स होती है। आप जैसे डेली सोशल लाइफ में आप सुनते रहते हैं कि ये पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी का पर्सन दूसरे में चला गया, दूसरे का पहले में आ गया। वैसा शुरू से होता आया है, इसीलिए पॉलिटिक्स को हम बोलते हैं डर्टी पॉलिटिक्स। तो उस समय भी मोहम्मद गौरी ने गेम खेला। उसने पृथ्वीराज के कुछ खास लोगों में से कुछ लोगों को बोला कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुमको फला फला राजा बना दूंगा, और जिस तरीके से तुमको जो पृथ्वीराज नहीं बना सकता वो मैं बना सकता हूँ। और जो व्यक्ति थे वो लालच में आ गए, और इस लालच में अपने ही खास लोगों ने पृथ्वीराज को धोखा दे दिया, और इस धोखे में अकेले पड़ गए पृथ्वीराज, जिस कारण से मोहम्मद गौरी जीत गया। धोखे से ही जीता, लेकिन जीता तो 1192 एडी में। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। Now let's come to the topic प्रशस्तिस and land grants. First of all, let us understand प्रशस्ति होते क्या हैं। They are a special kind of inscriptions meaning in praise of. प्रशस्ति नाम से समझ में आता है कि किसी चीज की प्रशंसा करना, यानी वो प्रशस्ति कहलाया। They are composed by learned Brahmins in praise of rulers. ये जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे, ये राजाओं के बारे में लिखा करते थे, और ये राजाओं की प्रशंसा करते थे कि आपने ये काम अच्छा किया है, आपने वो काम अच्छा किया, और इसी अच्छे काम की तारीफों के बारे में लिखना प्रशस्ति कहलाता था। सो दिस वाज प्रिवेलिंग ओवर देयर। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्रशस्ति के ऊपर हम हमेशा रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति राजा की प्रशंसा इसीलिए भी करता था कि राजा खुश हो जाएं और खुश होके उनको इनाम दे दें। इनाम में चाहे वो सोने की मोहरें हो या ज़मीन जायदाद हो या जो कुछ भी हो, तो राजा को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक उनकी प्रशंसा करने को तैयार रहते थे। तो कई बार फॉल्स चीज़ें भी हो जाती थी, तो इसीलिए हम अकेले प्रशस्ति पे हम रिलाई नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही हुआ करता था। हो सकता है कुछ अलग भी हुआ हो। ओके, सो नाउ चोल इंस्क्रिप्शंस मेंशन वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड। लैंड ग्रांट्स का यहाँ पर मतलब है कि कई राजा अपने सबॉर्डिनेट्स में कई लोगों को ज़मीनें दान किया करते थे। कई बार वो पैसे ना देके ज़मीन दान करते थे। तो जो ज़मीन दान दिया करते थे उनके कुछ नाम हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे ब्रह्मदेय यानी ब्राह्मणों को दान देना ज़मीन का। शाल भोग का मतलब है शालाओं को, यानी जो स्कूल जो पाठ्यक्रम रहता था उसके लिए ज़मीन का दान देना, वो शाल भोग कहलाता था। देवदान यानी मंदिरों के लिए दान देना। सपोज कोई ज़मीन है, उसको दान कर दी कि ये ब्राह्मण के लिए है या मंदिर बनाने के लिए हम ये ज़मीन आपको दान देते हैं। वैसे ही वेत्ती एक प्रकार का टैक्स होता था, और कदमई भी एक प्रकार का टैक्स होता था। इन सब चीज़ों के बारे में हमने चोल इंस्क्रिप्शंस में पढ़ा है। नेक्स्ट कम्स द किंगडम्स ऑफ द साउथ। अब हम अपना रुख करते हैं साउथ की तरफ में, यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हम आते हैं, उत्तर की तरफ में आते हैं, दक्षिण की तरफ में। उत्तर हमने पढ़ लिया, अब हम दक्षिण की तरफ आते हैं। द चोलास, पालास एंड द पांड्यास वर 3 पावरफुल किंगडम्स ऑफ द साउथ। जैसे कि हमने मैप में देखा, 3 नीचे के शासक सबसे ज़्यादा फेमस थे, और यही इन लोगों की ही आपस में रूल हुआ करते थे। वो कौन कौन से थे? चोलास, पालवास और पांड्यास। दे फॉट वन अनदर टू गेन सुप्रीमेसी इन द रीजन।
और यही तीनों थे जो आपस में लड़ते रहते थे। चोलास की कभी पाल्लव्स के साथ लड़ाई होती थी, तो पांड्यास की चोलास के साथ, या पाल्लव्स पांड्यास की लड़ाई होती थी, लेकिन होती इन तीनों के बीच में ही थी। किस चीज़ के लिए? जगह को हथियाने के लिए। बेसिकली हिस्ट्री में यही देखा है कि जो जितना पावरफुल होगा वो उतना ही बड़ा राजा होगा, और अगर वो उम्र में बूढ़ा हो गया है या सडनली उसकी डेथ हो गई तो कोई दूसरा दोबारा बलवान जो रहेगा वो आगे आके रूल करने लगेगा। यानी जो सीधा साधा है वो कभी रूल तो कर ही नहीं सकता, हमेशा द बुलीड पर्सन इज गोइंग टू बी रूल इन द हिस्ट्री वी हैव सीन सो फार। Now the Pandyas ruled over the region around present-day Madurai. Marco Polo visited this region during their rule. मार्को पोलो एक ट्रैवलर थे जो दूसरे देश से आए थे, और वो यहाँ पर पांड्यास जब रूल कर रहे थे उस समय उनने देखा कि कैसे जो रूलर्स हैं वो रूल किया करते। तो मार्को पोलो अब इन सब चीज़ों के बारे में लिखा करते थे, क्योंकि ये जो बाहर से आते थे टूरिस्ट मतलब जो यहाँ पर आए और राजा के राज में रह रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ समय तक समय बिताते थे और उसके बाद फिर वो दूसरे देश जाते थे। जो भी लेकिन वो देखा करते थे उसको वो नोट डाउन करते थे, ताकि वो अपने देश जब वापस जाएं तो लोगों को बता सकें कि जहां वो गए वहां पर किस प्रकार के लोग रहते थे, कैसे थे, क्या था, ये सब कुछ वो जानकारी रखा करते थे। Then comes the Pallavas. The Pallavas ruled from 7th to 9th century in southern part of India. ये जो मंदिर हम देख रहे हैं ये पाल्लव्स ने बनवाए थे, खूबसूरत मंदिर। आज भी हम देखेंगे कि जो दक्षिण के जो मंदिर हैं उनकी खूबसूरती बेहद है, बेहद खूबसूरत, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जो नक्काशी जो पत्थरों पे की गई है, एक पत्थर पे क्या खूबसूरती, जो आज की डेट में भी हम शायद मशीन की मदद से नहीं बना सकते। जो खूबसूरती हमारे दक्षिण के राजाओं ने उस समय में स्कल्पचर्स में दी थी, तो उन्हीं खूबसूरत मंदिरों में से दो यहाँ पर हमने दिखाई हैं आपको। दे वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हम कह सकते हैं पाल्लव्स बहुत सुंदर तरीके से, जैसे रथ टेम्पल है और कैलाशनाथ टेम्पल है, ये बेहद खूबसूरत हैं जो मंदिर बने थे पाल्लव्स के अंडर में। देन कम्स चोलाज ऑफ द साउथ। अब हम चोल की तरफ आते हैं, इनको हम चोलाज ऑफ द साउथ, दक्षिण के राजा। The Cholas built the strongest empire in India between AD 800 to 1200. ये जो चोलास थे 300 साल रूल किए। क्या आप यकीन कर सकते हैं? जी हाँ, 300 साल करीबन इन चोलास ने रूल किया था, एंड दे एस्टैब्लिश द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन इंडिया। साउथ में बहुत सालों तक रूल किया था और बहुत अच्छे तरीके से इनने इस एम्पायर को आगे बढ़ाया था। द चोल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय विजयला। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो चोल डायनेस्टी है वो विजयला फाउंड की थी, मतलब उनने एस्टैब्लिश की थी। द राजा चोल ruled from 985 to 1016 AD. He was the most powerful ruler. यानी विजयला ने तो शुरू किया था, जैसे पाल डायनेस्टी को गोपाला ने किया था। इन द सेम वे विजयला ने शुरू किया था चोल डायनेस्टी, और इस चोल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे राजा चोल, जो 985 से 1016 AD तक रूल किए थे। He built a magnificent temple known as बृहदेश्वर टेम्पल at तंजौर। बहुत सुंदर एक मंदिर उनने बनवाया था जो काफ़ी प्रसिद्ध है आज भी, बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से, जो तंजौर में है। Now let's come to राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल बेटे थे राजा चोल के। जैसे कि पिताजी ने अच्छा काम किया, वैसे ही राजेंद्र चोल ने भी अपने पिताजी का नाम वैसे ही रोशन किया, बहुत आगे बढ़ाया। He ruled from 1014 AD to 1044 AD, यानी इनका भी काफ़ी लंबे समय तक रूल रहा। और ये जो रूल रहा इस समय में साउथ ने बहुत प्रोग्रेस की थी। दक्षिण आज भी हम जैसे देख सकते हैं कि प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी है दक्षिण भारत में, और वो इसी कारण से भी है कि वहाँ पर फॉरेन इन्वेशंस नहीं थे,
बहुत कम आए थे, जो भी रहते थे वो नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा आते थे। लेकिन सदर्न पार्ट में ये जो चोलास, चेरास, पांड्यास थे, इनकी आपस में लड़ाई होती, लेकिन बाहरी कोई भी ऐसे नहीं आया था जो रूल करे। वो ब्रिटिशर्स के समय के दौरान में हुआ था, मॉडर्न सेंचुरी के दौरान में हुआ था कि लोग बाहर से आना शुरू हुए थे, रिलेटेड टू वर्ड्स फ्रॉम द सी साइड एरिया। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड of the 10th century, 11th century, we find that this Chol dynasty established one of the strongest empire ever we have seen. He took over the title of Gangai Konda Cholpuram. That means and built a new capital called Gangai Konda Cholpuram. यानी कि ये जो शख्स थे राजेंद्र चोल, इनको नाम दिया गया था, इनको प्रसिद्धि मिली थी गंगाई कोंडा, यानी गंगा के किनारों को जीतने वाला व्यक्ति। और इनका नाम हो गया था, इनने जो कैपिटल रखा था, उस कैपिटल का नाम था गंगाई कोंडा चोलपुरम। ये हम राजेंद्र चोल की पिक्चर देख सकते हैं। और इस तरीके से इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी आपको परेशानी हुई है या फिर आपको जो समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।